वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एसेंशियल चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, मगर एक टॉपिक है जो चैप्टर 2 में जो पहले हम उसको कवर कर रहे हैं, और वो रिलेट करता है फाइंडिंग कंप्लीट सेट ऑफ commuting operators. Finding complete set of commuting operators. अब आपको पता है कि हम स्पिन हाफ सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि स्पिन कंपोनेंट वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो आपस में कम्यूट नहीं करते, और इस सिलसिले में हमने ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। और इसकी एग्जांपल ये थी कि ये जो SX ऑपरेटर है वो SY के साथ कम्यूट नहीं करता क्योंकि इनका कॉम्यूटेटर ज़ीरो नहीं है बल्कि IH बार SZ है। इसी तरह SY SZ भी कम्यूट नहीं करते और इनका कॉम्यूटेटर जो है IH बार SX है। और इसी तरह SZ यानी ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपस में कम्यूट नहीं करते क्योंकि इनका कॉम्यूटेटर जो है वो ज़ीरो नहीं है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम कोई स्टेट जब लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि जो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कॉमन आइगन स्टेट्स, तो क्या कोई इन्हीं स्पिन ऑपरेटर से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो कि इनमें से इन ऑपरेटर्स के साथ कम्यूट करे? ये क्वेश्चन है बेसिकली कि कैन वी कंस्ट्रक्ट एन ऑपरेटर which is some combination of the spin half operators such that it commutes with the components of the spin operator. हमें ये पता है कि सारे components के साथ तो commute नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि कोई ऐसा ऑपरेटर तो मिल सकता है कि वो SY के साथ SX और SZ के साथ कम्यूट करे, मगर ये ऑपरेटर के कंपोनेंट्स आपस में कम्यूट नहीं करते, जो कि यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन जो इधर लिखी हैं वो इस चीज़ को वाजे कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को कम्प्लीटली लिखना है, यानी स्टेट ऐसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट होती है जिसमें तमाम तरह इन्फॉर्मेशन की सिस्टम के बारे में मौजूद होती है, तो जब हम इस किस्म की स्टेट को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो तमाम ऑपरेटर्स और नदरबर्ड्स ऑब्जर्वेबल्स हमारे पास हों जो आपस में कम्यूट करते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये है कि वो स्टेट जो आपके पास होगी इट विल बी ए कॉमन आइगन स्टेट ऑफ ऑल दोज ऑपरेटर्स। तो स्पिन हाफ के लिए हम ये चेक करके देख सकते हैं कि अगर हम S² ऑपरेटर डिफाइन करें तो वो जो कि स्क्वायर जो कि मैग्नीट्यूड, इसका जब स्क्वायर रूट लिया जाए तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा ऑफ द स्पिन वेक्टर। तो ये ऑपरेटर जो है वील फाइंड दैट दिस स्पेशल ऑपरेटर commutes with the components of the spin operator। तो इसका मतलब है कि components of the spin operator and S² operator have common eigenstates। अच्छा, चलें देखते हैं कैसे। Let's construct this operator, क्योंकि हमें SX ऑपरेटर की एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है, मैट्रिक्स एक्सप्रेशन मौजूद है इन द SZ आइगन बेसिस। इसी तरह SY की भी हमारे पास मौजूद है और SZ की भी मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन विच इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। तो S² में बार बार अब वो वेक्टर साइंस वगैरह नहीं लगाऊंगा, हेड्स भी नहीं लगा रहा, मगर आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब हम ये एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन जो हमारी नोटेशन है इसमें जो डॉट है वो चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि ये जो हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हैं इस ऑपरेटर की ये ख़ास बेसिस में है, और वो बेसिस जो है वो SZ की आइगन बेसिस है। तो हमने क्योंकि SZ के आइगन बेसिस में SX SY और SZ पहले से कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं तो इनका स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। स्क्वायर का मतलब ही ये है कि ये ऑपरेटर्स या मैट्रिसेस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हर एक के साथ h/2 आता था, आपको याद होगा। तो ये स्क्वायर हो रहा है तो h/2 स्क्वायर्ड हम बाहर ले सकते हैं और अंदर हम लिख लेते हैं ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ये S
जी की है इन द आइगन बेसिस ऑफ एस सी। तो स्क्वायर है इसलिए 2 दफ़ा आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब एस वाई स्क्वायर्ड में लिख रहा हूँ, स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 दफ़ा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे। और आपको पता है कि एस जी के आइगन बेसिस में एस जी ऑपरेटर जो है वो डायगोनल होता है, इसलिए और डायगोनल पे आइगन वैल्यूज़ होती हैं जो कि हैं एच बार बाई 2। एक एच बार बाई 2 इसके साथ लग जाएगा और एक एच बार बाई 2 इसके साथ लग जाएगा। एनीवे ये सब चीज़ें हम जानते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हमने लिखा है ये एस एक्स स्क्वायर्ड है, ये जो हमने लिखा है ये एस वाई स्क्वायर्ड है, और ये जो हमने लिखा है ये एस जी स्क्वायर्ड ऑपरेटर। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग इसके माहिर हैं, तो ये आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि ये 1 0 0 1 दे देगा प्लस 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, दीज आर एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई दफ़ा इसको इस तरह लिखा था, कई दफ़ा खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख देते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब मैं हर दफ़ा 2 बाई 2 नहीं लिखूँगा, तो खाली आई भी लिख दूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। दीज आर एक्चुअली दीज आइडेंटिटी मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस। 2 बाई 2 का मतलब है कि 2 बाई 2 मैट्रिसेस हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता नहीं किसी डायमेंशन के भी हो सकते हैं, 2 बाई 2 भी हो सकते हैं, 3 बाई 3 भी हो सकते हैं, 4 बाई 4 भी हो सकते हैं, सो फोर्थ। सिर्फ ये ख़ास होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनके 1 होते हैं यूनिटी, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये 3 टाइम्स ये हो जाएगा 3i। ठीक है ना। और बाहर आपके पास h बार बाई 2 स्क्वायर्ड पड़ा हुआ था, तो इसको आप लिख सकते हैं एस 3 बाई 4 4 ये 2 टू द 4 h बार स्क्वायर्ड i मैट्रिक्स। ठीक है, सही है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं नज़र आ रही। इसका इससे ये जाहिर होता है कि ये एस स्क्वायर्ड जो ऑपरेटर है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर तो आपको तो हर ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है, तो इसका मतलब है कि ये एस एक्स एस वाई और एस सी तीनों ऑपरेटर के साथ कम्यूट करेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर की कॉम्यूटेशन देख लें, आई इंटू एस एक्स देख लें और ये कैलकुलेट करें, और एस एक्स इंटू आई कैलकुलेट करें, साफ ज़ाहिर है कि सेम रिजल्ट आए। तो इसका मतलब है एस एक्स आई के साथ कम्यूट करता है, इसी तरह आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ, इसी तरह एस वाई आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है, इसी तरह एस जी जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है। और इससे ये भी चीज़ जाहिर है कि सिंस एस स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल to the identity operator, implies it commutes with, मगर वो आपस में कम्यूट नहीं करते, इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि अब एक, चलें अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। इट कम्यूट्स विद एस एक्स एस वाई एस सी, क्योंकि ये हम हमारे स्पिन हाफ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्हीं की हम मतलब बात करेंगे। उससे आप कोई और ऑपरेटर स्पिन हाफ का ले आएंगे तो उसके साथ भी ऑब्वियसली कम्यूट करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर की से प्रोपोर्शनल टू द आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसलिए ये कम्यूट करता है। इसके अलावा ये है कि आप ऑल आइगन स्टेट्स आर, यानी स्पिन हाफ सिस्टम की कोई भी आइगन स्टेट आप ले लें, ऑल आइगन स्टेट्स आर सो ऑल स्टेट्स आर सॉरी ऑल स्टेट्स आर, इस तरह लिखना चाहिए, ऑल स्टेट्स आर
all states for a spin half system are eigenstates of एस स्क्वायर। क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर ना ये किसी भी स्पिन हाफ स्टेट के ऊपर एक्ट करेगा, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बाकी तो नंबर है इसका, ये तो नंबर है, यानी कि ये वाला हिस्सा तो नंबर है, ये तो सिर्फ ऐसे ही नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑपरेटर असल में ये है, मगर ये ऑपरेटर जो है वो तो जब भी किसी स्टेट पे ऑपरेट करता है उसमें उसको तब्दीली नहीं करता, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाता, वही स्टेट रहने देता है। तो इसका मतलब है किसी भी स्पिन हाफ, कोई भी जनरल स्पिन हाफ स्टेट ले लें, उसके ऊपर जब स्क्वायर ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो एसेंशली इसका मतलब है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर ही उस पर ऑपरेट कर रहा और स्टेट तब्दील नहीं होगी। तो स्टेट तब्दील ना हो तो इसका मतलब वो आइगन स्टेट विद आइगन वैल्यू 3/4 h बार स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जो अभी मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि एस स्क्वायर ऑपरेटर किसी भी जनरल स्पिन हाफ स्टेट के ऊपर एक्ट करे, जिसको हम साइज से जाहिर कर रहे हैं, तो इट विल बेसिकली बी डूइंग दिस 3/4 h बार स्क्वायर्ड I operator acting on the state psi, but I operator acting on the state psi gives you the state psi back. So what you obtain is 3/4 h bar squared psi. तो दिस इज वेरी सिंपल। इसको आप देख रहे हैं कि क्योंकि एस स्क्वायर ऑपरेटर जो आइडेंटिटी ऑपरेटर के प्रोपोर्शनल, तो इसकी सारी मैथमेटिक्स वेरी सिंपल, बिकॉज आइडेंटिटी ऑपरेटर इज मोर लाइक एन ऑपरेटर डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग। Whenever it acts on a state, it does not affect the state. It acts on, it commutes with all the operators. So physics of S square operator is very simple. साथ साथ इसमें ये ख़ास बात आ जाती है कि अगर आपने कोई स्पिन हाफ स्टेट लिखनी है ना, स्पिन हाफ, क्या हो गया, इसको सही तरह करना पड़ेगा, स्पिन हाफ स्टेट वेक्टर अगर आपने लिखना है ना, तो उसमें आप एस स्क्वायर भी डाल सकते हैं, कोई एक कंपोनेंट ले सकते हैं, जो कि आमतौर पर हम एस सी लेते हैं। जिसका मतलब ये, क्योंकि ये आइगन स्टेट्स हैं, ये कम्यूट करते हैं एस सी ऑपरेटर एस स्क्वायर, इस तरह एस एक्स और एस स्क्वायर भी कम्यूट करते हैं। एस वाई, तो एस सी की जगह हम एस वाई और एस एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम कन्वेंशनली एस जी को चूज़ करते हैं, जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे। तो जब आपने स्पिन हाफ सिस्टम के लिए आपने स्टेट लिखनी है, तो आपको इजाज़त है कि एस स्क्वायर और एस, कोई एक एस का कंपोनेंट स्टेट में साथ लिख लें। उसका मतलब ये है कि क्योंकि ये आपस में क्योंकि कम्यूट करते हैं, तो इन दोनों ऑब्जर्वेबल्स की डेफिनेट वैल्यू जो है आप साइमल्टेनियसली जान सकते हैं, यानी एक ही मेजरमेंट दूसरे की के रिज़ल्ट को अफेक्ट नहीं करती। तो इसलिए जब हम ये लिखते हैं कि स्पिन हाफ सिस्टम के बारे में मैक्सिमल इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्वेबल के हवाले से क्या मिल सकती है, तो उसमें हम ये देखना चाहते हैं कौन कौन से स्पिन हाफ ऑपरेटर्स हैं जो आपस में कम्यूट करते हैं। तो उसमें हमें ये पता चला इधर कि एक ये ऐसा ऑपरेटर है स्क्वायर्ड, जो तमाम कंपोनेंट्स के साथ कम्यूट करता है। इसलिए अगर हमने कोई स्टेट वेक्टर या कैट वेक्टर लिखना है, तो उसमें हम एस जी के या किसी एक कंपोनेंट के साथ एस स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं, और ये दोनों ऑब्जर्वेबल्स को लिखना है, क्योंकि इनके दरमियान ये आपस में कम्यूट करते हैं, इनके दरमियान कोई अनसर्टेनिटी नहीं। जैसे मैं पहले कहता था ना, जिन दो ऑपरेटर्स के दरमियान अनसर्टेनिटी हो, जो आपस में कम्यूट नहीं करते, जिनकी डेफिनेट वैल्यू आप नहीं एक वक्त में हासिल कर सकते, तो और एक ही मेजरमेंट दूसरे को अफेक्ट करती है, उनको आप जो है एक स्टेट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आप कोई ऐसा स्टेट वेक्टर नहीं लिख सकते जिसमें एस वाई और एस जी हो, क्योंकि ये आपस में कम्यूट नहीं करते, मगर इसको लिखने की इजाज़त है। इसी तरह दिस इज़ ऑल्सो वैलिड, एस स्क्वेयर्ड और एस एक्स, दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके, एंड यू कैन चूज़ एनी कंपोनेंट, एस वाई भी रख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अलाउड। मगर आप ये नहीं कर सकते कि एस स्क्वेयर लिख दें, एस जी लिख दें और साथ एस एक्स लिख दें, बट दिस वुड नॉट बी अलाउड, बिकॉज ये आपस में कम्यूट नहीं करते। तो इनकी जब आप स्टेट वेक्टर लिखते हैं, तो इसका मतलब है ये वो ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनकी डेफिनेट वैल्यू आप साइमल्टेनियसली हासिल कर सकते हैं, मगर जब जो आपस में कम्यूट नहीं करते, उनको आप इस तरह कैट में नहीं लिख सकते। तो स्टेट वेक्टर जब आप डिफाइन करते हैं, तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स को की डेफिनेट वैल्यू हो सकती है।
तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर हासिल किया जो कि तमाम स्पिन ऑपरेटर के साथ स्पिन कंपोनेंट ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है बिकॉज इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसका मतलब ये है, कम्यूट करता है का मतलब ये है कि एस स्क्वेयर जो है वो एस एक्स के साथ भी ज़ीरो है, कम्यूटेटर उसका एस स्क्वेयर एस वाई के साथ भी कम्यूटेटर ज़ीरो है, और इनकी कॉमन आइगन स्टेट्स हो सकती है। कॉमन आइगन स्टेट यही है जो मैंने इस तरह कैट की फॉर्म में लिखा। एग्जैक्ट फॉर्म क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि क्या स्टेट है, लेकिन ये स्टेट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अलाउड इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये वाली स्टेट भी अलाउड और ये वाली स्टेट भी अलाउड। अच्छा, यहाँ से हम जो है ना अब आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है बेसिकली चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे। और चैप्टर 3 का कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आज मॉर्निंग क्लास के अंदर जो है आपको दिया था, और उसी को थोड़ा सा फॉर्मली जो मिसिंग स्टेप्स हैं और वो चीज़ों को फॉर्मलाइज करने के लिए अब हम करते हैं। चैप्टर 3 जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। श्रोडिंगर इक्वेशन, ओहो आज लगता है कि मैं गलतियां काफ़ी करूँगा। अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, बेसिकली जिस तरह मैंने आपको क्लास में भी बताया कि दिस इज़ द बेसिक डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and basic dynamical equation of quantum mechanics। डायनेमिक इक्वेशन से मुराद ये है कि अगर आपको सिस्टम की स्टेट कैसे टाइम के साथ इवॉल्व करती है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है, तो आपके पास जो बेसिक इक्वेशन है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसको हम लिख सकते हैं अभी इधर हैट लगा देता हूँ। ये बेसिक इक्वेशन है जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादी इक्वेशंस में से एक, और ये एक डायनेमिकल इक्वेशन है। ये आपको बताती है कि स्टेट जो है साई ऑफ टी ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करती है, टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस ऑपरेटर के अंदर मौजूद है। ये ऑपरेटर जो है ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी, क्लासिकल फिजिक्स में भी यही टर्म इस्तेमाल की जाती है हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी के लिए। फ़र्क इधर ये है कि यहाँ पे ये एक जो ऑब्जर्वेबल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इधर आ जाता है, यानी कि ये हैमिल्टोनियन जो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये ऑपरेटर बन जाता है, ऑपरेटर वैल्यूड बन जाता है, इसको हम ऑपरेटर बना देते हैं। क्योंकि ये क्लासिकल फिज़िक्स में भी अकर करता है, इसलिए जब हम हैमिल्टोनियन के सिस्टम का लिखना चाहते हैं तो देखते हैं कि उस सिस्टम का क्लासिकल वर्जन क्या है, और जहाँ पे भी आपके पास ऑब्जर्वेबल्स आ रहे हैं उनको आप ऑपरेटर्स में तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक फ्री पार्टिकल है तो उसके लिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टर्म होगी जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है ये क्लासिकल है। तो अगर आपने इसको क्वांटम मैकेनिक्स में लिखना है हैमिल्टोनियन को, तो आप ये कर लेते हैं कि इनके साथ हैट्स लगा देते हैं और कह देते हैं कि अब ये जो है पी जो मोमेंटम है अब ये ऑपरेटर बन गया है, ये अब पी स्क्वायर्ड ऑपरेटर हो गया। इसको लिखते ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, पी स्क्वायर्ड ऑपरेटर बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो मैथ अटैच टू स्प्रिंग प्रॉब्लम जो कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं,
तो उसका अगर क्वांटम वर्जन आपने स्टडी करना है, यानी कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करना है, ये तो केस हो गया फ्री पार्टिकल के लिए मिसाल के तौर पर, ये हम सब स्टडी करेंगे आगे। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टडी करना है, उसका पहले आप, अगर आप पहले उसका हैमिल्टोनियन आप लिखते हैं यूजिंग द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक पार्ट भी आ जाएगा और वन डायमेंशन में ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर्ड। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप इसको लिखेंगे, यानी क्वांटम मैकेनिकल इसकी वर्जन जब लिखेंगे, तो जहाँ पे भी ये ऑब्जर्वेबल्स आ रहे हैं, इसमें ऑब्जर्वेबल पी और एक्स हैं, बाकी सब नंबर्स ही हैं, तो वो जो हैं वो ऑपरेटर्स बन जाएंगे, उनको आप ऑपरेटर्स बना देंगे। यानी कि अब आप ये पी स्क्वेयर्ड ऑपरेटर आ जाएगा और यहाँ हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर्ड एस एक्स स्क्वेयर्ड ऑपरेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये, दिस विल बी योर quantum mechanical Hamiltonian operator for a harmonic oscillator. This would be your quantum mechanical Hamiltonian operator for a free particle. तो इस तरीके से आप क्लासिकल सिस्टम से आप उसको क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली सारी क्वांटम मैकेनिक्स तो इस चीज़ से आती है कि ये ऑपरेटर्स ज़रूरी नहीं है कि आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ये नंबर्स नहीं है, ये ऑपरेटर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पी और एक्स जो है इन ए कॉम्यूटेटर ज़ीरो हो, ऐसा नहीं है। और यही सारी क्वांटम मैकेनिक्स, यानी यही चीज़ उसको जुदा करती है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं कि ऊपर हैट्स लगा देना और कहा ठीक है जी अब हैट्स लग गई। हैट्स का मतलब ये है कि नाउ दीज आर ऑपरेटर्स, इनका ऑर्डरिंग का हमें ख्याल रखना है अनलेस दे कम्यूट। तो जनरली आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ये ऑपरेटर्स जो हैं आपस में कम्यूट कर रहे हों, वहीं से सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स आएगी। उसका मतलब ये होगा कि अगर पोजीशन डेफिनेट हो जाए तो मोमेंटम इनडेफिनेट हो जाता है, मोमेंटम की डेफिनेट और प्रिसाइज वैल्यू कर लें उतना पोजीशन इनडेफिनेट। तो जो इसका मतलब ये है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की डायनामिक्स है इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो फ़र्क होगी क्लासिकल ऑसिलेटर से। तो क्वांटम मैकेनिक्स इस तरीके से एंटर करती है when you look at these operators which do not really commute, तो वहाँ जो है ना आपको क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट सामने आने शुरू हो जाते हैं। एनीवे वो सब चीज़ें हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे। सो बेसिकली जो आपके पास है टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, वो आपको ऑफ द स्टेट वेक्टर्स जो है, एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम का मतलब यही है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में कि स्टेट वेक्टर्स कैसे इवॉल्व कर रहे हैं टाइम के साथ, और वो सारा कुछ आपको इस इम्पॉर्टेंट इक्वेशन से मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मगर हैमिल्टोनियन में भी पोजीशन पे भी डिपेंड कर सकता है, सो फोर्थ। वो हम आगे चल के देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये हैमिल्टोनियन जो है एनर्जी जो है इज़ एन ऑब्जर्वेबल, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर जो है वो हैमिल्टोनियन है, एंड एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन है। वो हम उसी को उस तरह डिफाइन करें, क्लासिकल फिजिक्स में भी इसी तरह डिफाइन करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इज़ द हैमिल्टोनियन फॉर द सिस्टम। तो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा, जैसे कि दो एग्जांपल्स ऊपर मैंने बताई कि फ्री पार्टिकल के लिए ये फॉर्म लेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये फॉर्म लेगा क्लासिकली, और क्वांटम मैकेनिकली ये फॉर्म लेगा, और ये वाला। सो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इज द हैमिल्टोनियन। विच इज़ हर्मिशियन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो हर्मिशियन है, क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जर्वेबल है एनर्जी, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर हैमिल्टोनियन कहलाता है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो फिर हर्मिशियन ऑपरेटर की तमाम तर वो जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी आइगन स्टेट्स और आइगन वैल्यूज़ के हवाले से, वो सारी की सारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे भी अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, एक ख़ास चीज़ ये है
कि अगर हम आइगन स्टेट्स की बात करें और आइगन वैल्यूज़ के हैमिल्टोनियन की, तो हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन से स्टार्ट लेना चाहिए। और किस ऑपरेटर की? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, वो उसी से अभी हम डील कर रहे हैं। इस श्रोडिंगर इक्वेशन में सिर्फ एक ही ऑपरेटर आ रहा है और वो ये एच ऑफ टी है। जनरली ये टाइम डिपेंडेंट होगा, मगर हम आगे देखेंगे कि अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट केस देखें तो क्या होगा एंड सो फोर्थ। जनरल फॉर्म में जो है ना, इन ऑल इस जनरल फॉर्म, ये सबसे जनरल फॉर्म है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की ये दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्म, मगर इसमें फिर आप ख़ास लिमिट्स में इसको जो है सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ख़ास कंडीशंस में। सो आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द हैमिल्टोनियन, उसमें हमने ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसकी आइगन स्टेट्स को हम ई एन से ज़ाहिर कर लेते हैं, आइगन वैल्यूज़ को ई एन से। दीज आर द आइगन वैल्यूज़ and these are the eigenstates. Eigenvalues and eigenstates of the Hamiltonian operator, इनको कई दफ़ा हम एनर्जी eigenstates भी कहते हैं। एनर्जी eigenstates साफ ज़ाहिर है क्यों कह रहे हैं इनका, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ना एनर्जी के कॉरस्पॉन्ड करता है, और इनको एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आप कह सकते हैं। ठीक है ना, ये एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है, बिकॉज दीज numbers gives you the energies आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, समझ आ गई ये बात? इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ मालूम की जाए, ई एन्स एंड ई एन कैट्स मालूम की जाए। इसको कहेंगे कि डायगोनलाइजेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये अगर हम मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। और इसका प्रोसीजर जो है वो हम पहले लेक्चर्स में किसी जनरल ऑपरेटर के लिए डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हीं को अप्लाई कर सकते हैं हैमिल्टोनियन के लिए भी वही प्रोसीजर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो किसी भी जनरल स्टेट को ना आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी आइगन बेसिस, या एनर्जी बेसिस भी जिन्हें कहते हैं, यानी कोई भी जनरल स्टेट हो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें, हमने अपने आप को स्पिन हाफ सिस्टम से आज़ाद किया है। इसकी एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल स्पिन हाफ सिस्टम है, लेकिन जो भी हम डिस्कस करें श्रोडिंगर इक्वेशन के हवाले से, इट इज़ जनरल फॉर एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो ये होल्ड करता है फॉर एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, कि श्रोडिंगर इक्वेशन है, यानी ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये तमाम तर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, उनके लिए ये होल्ड करती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो जो जनरल प्रॉपर्टीज हर्मिशियन ऑपरेटर की वो अप्लाई होती हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे भी, और उसकी बेसिस जो है आइगन बेसिस जो कि एनर्जी बेसिस है, दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। तो किसी भी जनरल स्टेट को उनकी टर्म्स में एक्सपेंड किया जा सकता है, जो कि ये एक्सप्रेशन जाहिर कर रही है। ठीक है, अब हम अगर कंसिडर ये करें, लेट्स कंसिडर दैट, let us consider as a first case, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, the Hamiltonian to be time independent. हम ये कह रहे हैं कि h of t जो है श्रोडिंगर इक्वेशन में था,
उसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कंसिडर कर रहे हैं, उस पर वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई इसमें कैद नहीं है। जनरली टाइम डिपेंडेंट होगा, मगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिसकी एग्जांपल आपने देख ही ली है कि ये फ्री पार्टिकल है, इसमें कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं है, हैमिल्टोनियन के अंदर कहीं टाइम नज़र नहीं आ रहा। हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें भी कहीं टाइम डिपेंडेंस नज़र नहीं आ रही, फ्री पार्टिकल में भी नहीं और हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी नहीं। तो ये दो टिपिकल एग्जांपल्स हैं। टाइम डिपेंडेंस आ सकती है अगर हम कहें कि जी इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ हम कोई इस किस्म की टर्म भी लगा देते हैं, EEX टर्म, यानी कि एक फोर्स टर्म है जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्प्लेस कर रही है। तो फिर ये जो है उसमें अगर हम उसमें फिर हम जो है इसको, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, उसमें हम जो है अगर इसको इस तरह ई किसको टाइम डिपेंडेंट बना दें, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये अब ये हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम डिपेंडेंट बन गया, यानी कि अब आपने एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। हो सकता है कि वो ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऑसिलेट कर रहा हो टाइम के साथ, यानी ई जो है वो E0 साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी इसकी फॉर्म हो, विद सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो ऑसिलेट कर रहा है टाइम के अंदर, फिर ये जो है ना टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप इस किस्म की सिचुएशन भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एज अ फर्स्ट स्टेप वी आर नॉट कंसिडरिंग दीज केसेस, वी आर ओनली कंसिडरिंग द केस वेयर द हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अच्छा, उसमें अगर हम ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और हम जो है स्टेट वेक्टर लिखना चाहते हैं टाइम t, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आइगन वेक्टर्स जो हैं वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, क्योंकि हैमिल्टोनियन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो आइगन वेक्टर जब हैमिल्टोनियन को आप डायगोनलाइज करेंगे, एक मैट्रिक्स फोकस बनेगा, उसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, तो आपके पास जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आएंगे। तो टाइम डिपेंडेंस कहाँ आएगी? इस वाली एक्सपेंशन के अंदर टाइम डिपेंडेंस जो है इन फैक्टर्स के अंदर आएगी, जो कोफिशिएंट्स हैं। तो ये था, आप समझ लें कि ये वाला जो था ये वाला जो था ये इंडिपेंडेंट, ये जो था ये इनिशियल स्टेट्स, आप समझ लें एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इसी टाइम फिक्स कर लिया ना, इसमें कहीं टाइम नज़र नहीं आ रहा। ये जो है ना एट टाइम t है, ये t इज इक्वल टू 0 पर स्टेट आप समझ लें, ये स्टेट एट टाइम t है। तो यहाँ पे जो जितनी टाइम डिपेंडेंस है ना वो इन कोफिशिएंट्स में आ रही है। अब हमने बेसिकली अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इनिशियल स्टेट ये है और टाइम t पे स्टेट ये बन जाती है, तो ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वो स्टेट है क्या, वो हमें ये कोफिशिएंट्स की टाइम डिपेंडेंस जाननी होगी। हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ये कोफिशिएंट Cn जो है ये टाइम के साथ कैसे वेरी करते हैं, क्योंकि इस कोफिशिएंट को आप समझ लें कि ये t इज इक्वल टू 0 कोफिशिएंट है। तो हम ये जानना चाहेंगे Cn t इज इक्वल टू 0 से कैसे रिलेटेड, ये किस तरीके से तब्दील हो रहा है। इनिशियल वैल्यू इसकी ये थी, तो बाद में टाइम के साथ ये कैसे तब्दील हो रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। अब ये कहाँ से जाएं, किस तरह मालूम होगा? इसको मालूम करने के लिए तो हमारे पास डायनेमिकल इक्वेशन तो मौजूद है, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन है। उसी में इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वहीं से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही हमें बताती है कि स्टेट्स टाइम के साथ कैसे तब्दील होते हैं। तो स्टेट की जो टाइम डिपेंडेंस है वो इन्हीं कोफिशिएंट्स के अंदर मौजूद है। तो वो कोफिशिएंट्स की जो फॉर्म है, एग्जैक्ट फॉर्म, वो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन ही सॉल्व करने से मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी सब्स्टिट्यूट इन द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन थी ना, ये आपको रिमाइंड कर दूँ, ये दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। हाँ, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं साई ऑफ टी को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ये जो साई ऑफ टी है ना,
इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो ये साई ऑफ टी इधर गिवन है, इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट्स डू दैट, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू इट क्विकली। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, मैं ऊपर हैट नहीं लगा रहा, ठीक है। टाइम, ये टाइम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम है, सिर्फ टाइम डिपेंडेंट फैक्टर सिर्फ यही है, तो इस पर ही एक्ट करेगा ये। तो हम समेशन के अंदर इसको ले जा सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो टाइम इंडिपेंडेंट है, दे विल नॉट बी अफेक्टेड। अब ये ऑपरेटर है तो ये इस पे ऑपरेट करेगा, ये सब नंबर्स हैं तो ये इनको पहले भी लिख सकते हैं हम। हैट नहीं लगा रहा, मगर ध्यान में रखेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये जो है आइगन वैल्यू इक्वेशन आपको ये देती है। थोड़ी देर पहले ऊपर कहीं हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी थी, ये राइट है, दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसको हम इस्तेमाल करने लगे, ठीक। एक सेकंड, मैं ज़रा इसको क्लियर कर। अच्छा जी, अब हम नीचे आ जाते हैं। तो अब आपके पास इसकी फॉर्म जो बन गई वो ये बन गई कि आई एच बार सिग्मा एन डी सी एन डेरिवेटिव ऑफ सी एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ई एन, दिस इज इक्वल टू सी एन टी ई एन द आइगन वैल्यू, and then you get back the eigenvector। अच्छा, अब हमारा मकसद ये है कि किसी तरीके से इक्वेशन हमने हासिल करनी है सी एन के लिए, यानी कि हमें तो सी एन की टाइम एवोल्यूशन चाहिए ना, ये सी एन की, तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सी एन की होनी चाहिए, बाकी चीज़ें फालतू हैं हमारे लिए, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। द ओनली थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन कि हाउ डू सी एन चेंज विद टाइम। तो अब हम उसका तरीका ये है कि वी यूज़ द स्टैंडर्ड तरीका यही है कि व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ द, कहाँ पे किया, लेट्स सी, कहीं पे लिखा था मैंने, लेट मी चेक, शायद लिखा नहीं मैंने। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। बेसिकली ये था, मैंने शायद बताया था और क्लास में शायद इसको मैंने जिक्र किया था, यहाँ पे मैंने नहीं बताया, लिखा नहीं, लेकिन अल्फाज में बता दिया था कि दीज द एनर्जी आइगन बेसिस आर ऑर्थोनॉर्मल, विच मीन्स दैट सिंस कोई दो आप ले लें, ई एम ले लें, एन ले लें, तो ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत यूज़फुल है रिजल्ट्स ड्राइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इन आइगन वेक्टर से जान छुड़ाना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टेक द इनर प्रोडक्ट विद अनदर आइगन वेक्टर, लेकिन उसका जो इंडेक्स है या सब्सक्रिप्ट है वो फ़र्क होना चाहिए, वो एन नहीं होना चाहिए। लेट्स से इट्स के। तो अगर हम वो कर लेते हैं तो फिर हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपके सम भी क्लैप्स कर जाएगा, तो बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो वो ये आइगन बेसिस जो होते हैं ना, ये बड़े यूज़फुल हो जाते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के। तो ये ट्रिक जो है ना आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द आइगन बेसिस आर और द आइगन वेक्टर्स दैट यू डीलिंग विद आर ऑर्थोनॉर्मल, तो फिर आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अगर हम इस्तेमाल करें, जब आप उससे लेंगे तो ये आइगन वेक्टर सीधे इस पे एक्ट करेगा। ये तो सारा नंबर है, इसी पे सीधे जाके, तो मैं एक स्टेप आगे चला जाता हूँ और वो मैं लिख लेता हूँ कि ये सिग्मा एन डी सी एन, और ये इनर प्रोडक्ट जो है कैट का बरा के साथ होगा, तो सीधे इसके ऊपर आ जाएगा। इन पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका। इसी तरह जो राइट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड पे भी
ये सारे नंबर्स आ रहे हैं पहले, ई एन भी नंबर है, तो ये ई के जो है वो सीधे के सीधे ई एन के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लेगा, ई एन कैट वेक्टर के साथ ई के ब्रा वेक्टर का। अच्छा, यहाँ अब आप ऑर्थोनॉर्मेलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये आपके पास समेशन भी ख़त्म हो जाएगी और आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा आई एच बार डी सी के ओवर डी टी, ये फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू सी के। देखिए समेशन में सिर्फ नॉन ज़ीरो टर्म वो बचेगी जब n इज इक्वल टू के हो, बाकी तमाम टर्म ज़ीरो होगी, तो एक ही टर्म बचेगी वेर n इज इक्वल टू के। तो जहाँ n आ रहा है वहाँ के डाल दें आप, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, जिसको आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ई के जो है एक नंबर है, यानी कि आइगन वैल्यू के था, आइगन वैल्यू यानी जो ई के जो आइगन स्टेट है ना, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो ई के है, जिसमें ये आ रहा है ना सी के टी। तो ये जो है ये बड़ा सिंपल सी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इसका सोल्यूशन वी ऑल नो, एंड उसका सोल्यूशन जो है वो सी के टी जो है सी के ज़ीरो इज द इनिशियल वैल्यू, टी इज इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, माइनस आई ई के टी ओवर एच बार। तो ये हमें चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये क्या है, यानी कि टाइम डिपेंडेंस जो है सी के की टाइम डिपेंडेंस क्या है। कि अगर आपको इनिशियल वैल्यू इन कोफिशिएंट्स की दी हुई हो, इनिशियल का वैल्यू का मतलब ये कि टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे वैल्यू दी हुई हो, तो टाइम टी पे आप हासिल कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिजल्ट। तो उस लिहाज से ये बड़ा क्लियर एक टाइम डिपेंडेंस आ गई। बेसिक टाइम डिपेंडेंस क्या है, वो ये फेज़ फैक्टर है। मगर ख्याल ये रखना है कि हर कोफिशिएंट सी के साथ इधर जो एक्सपोनेंट के अंदर एनर्जी है वो ई के है, तो सी वन कोफिशिएंट के साथ एक्सपोनेंट में ई वन आएगा, सी टू के साथ ई टू आएगा एक्सपोनेंट में, एंड सो फोर्थ। तो ख्याल रखना है कि एक्सपोनेंट्स में जो वैल्यू आ रही हैं इसकी, वो एनर्जीज़ की वो फ़र्क है, दे आर नॉट द सेम, डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ से फिर हमें आंसर मिल गया, द स्टेट एट टाइम टी इज साई ऑफ टी। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ना, तो हमने कहा कि जी स्टेट जो थी ये स्टेट है टाइम टी, इफ़ यू आर गिवन द इनिशियल स्टेट दिस, तो ये है। तो मगर इसमें जो अननोन चीज़ थी ई एन, तो आपने डायगोनलाइज करके हैमिल्टोनियन को मालूम कर लिया, मगर जो अननोन था वो सी एन टी थे कि इनकी टाइम डिपेंडेंस क्या है। अगर आपको इनिशियल सी एन दिया हुआ हो टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, तो सी एन टी होगा क्या। तो वो अब हमें आंसर मिल गया। वो जो है वो बेसिकली ये इक्वेशन बता देती है हमें कि इनिशियल अगर वैल्यू दे दी जाए तो टाइम के साथ ये फेस फैक्टर्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सी एन टीज़ को। तो आपके पास उसे एन कहें के कहें, डज नॉट मैटर। तो ये अब आंसर आपके पास आ गया कि सी, ये जो है ये सी एन टी जो है ना वो ये है, और आपके पास इधर ई एन है। तो ये हमने ये जो बेसिकली आपने सी एन टी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये यहाँ पे ये सी एन टी जो है ना हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास ये अब स्टेट एट टाइम टी हमारे पास आ गई। अब एक दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। कि एक तो दिस होल्ड्स फॉर द एनर्जी आइगन बेसिस, दिस होल्ड्स फॉर द एनर्जी आइगन बेसिस,
और दूसरी चीज़ ये है, ए इम्पॉर्टेंट ये है, दिस होल्ड्स, बी दिस होल्ड्स फॉर अ हैमिल्टोनियन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एक तो ये है कि ये जो रिज़ल्ट होल्ड इसी उस वक्त करता है कि अगर आपने अपनी इनिशियल स्टेट को एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सपेंड किया हो, यानी कि जो हमारी इनिशियल स्टेट थी वो ये थी और इसको हमने एनर्जी आइगन स्टेट्स में एक्सपेंड किया था। तो फिर अगर आपने टाइम डिपेंडेंस लिखनी है ना, तो फिर आप ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर साथ लगा सकते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो खाली आपके पास Cn 0 आ रहा था। एक्चुअली ये Cn 0 है यहाँ पे, जिसको खाली Cn लिख दिया गया है। तो अगर आप इधर t इज इक्वल टू 0 पुट कर दें ना, इधर t इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो ये साई 0 वाली जो स्टेट है वो आपके पास Cn 0 En आ जाएगी ना। तो बार बार 0 लिखने के बजाय इसको खाली Cn लिख दिया जाता है। मगर टाइम t पे अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो वो जो Cns हैं, जो 0 टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपने इनिशियली डिफाइन किए हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन इनिशियल स्टेट की लीनियर कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल स्टेट जो है उसको भी एनर्जी आइगन बेसिस की टर्म्स में एक्सपेंड करना है, एक्सप्रेस करना है उसको एनर्जी आइगन बेसिस में। और ये मुख्तलिफ कोफिशिएंट्स होंगे, ये डिफाइन करेंगे कि मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स की कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसी तरह से स्पिन हाफ में ना, जब हम लिखते थे साई और हम कहते थे कि ये ए प्लस है प्लस बी माइनस, तो ये एज एंड बीज बताते थे कि प्लस और माइनस स्टेट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है साई में। इसी तरह ये सी एन्स बताएंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन इनिशियल स्टेट में। अब टाइम के साथ ये कैसे इवॉल्व करती है स्टेट, लेटर टाइम पे स्टेट क्या होगी, वो जो है सिर्फ जो ओरिजिनल सी एन थे उनके साथ ये फेस फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मगर ये सारा कुछ उस वक्त होल्ड करता है कि अगर आप स्टेट्स को एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सपेंड करें। ई एन वैक्टर कैट वैक्टर्स नजर आ रहे हैं ना राइट हैंड साइड पे, तो दिस ओनली होल्ड्स इफ यू एक्सपैंड द स्टेट्स इन द एनर्जी आइगन बेसिस। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी कंडीशन लगाई है कि हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है, तब ये आपको रिजल्ट मिला है। अगर हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट होता तो इस डेरिवेशन में यहाँ पे जो है इतनी आसानियाँ हमारे लिए ना पैदा होती। ठीक है, तो ये जहन में रखें। तो ये दोनों पॉइंट्स जहन में रखें कि ये एक तो टाइम एवोल्यूशन इतनी आसान हो जाती है, फेस फैक्टर्स की टर्म्स में आ जाती है, इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द एनर्जी बेसिस। और दूसरा ये होल्ड कर रहा है फॉर द केस व्हेन द हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ी चीज़ क्लियर हो जाए। एग्जांपल जो है, सिंपलेस्ट एग्जांपल तो ये है कि हमारी इनिशियल स्टेट एक ही एनर्जी आइगन स्टेट से मिलके बनी हुई है, यानी कि समझ लेंगे सिस्टम एक ख़ास एनर्जी आइगन स्टेट में है। बाकी तमाम एनर्जी आइगन स्टेट्स अगर एक से ज़्यादा थी तो उनमें होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। जो C1 C2 C3 हैं उनमें से एक ही C जो है वो नॉन ज़ीरो है, वो 1 के बराबर है, बाकी तमाम 0 हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेट जो है एक ख़ास एनर्जी आइगन स्टेट में। ठीक है, अब इधर जो है साई ऑफ टी मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, वो जो है सिर्फ आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि C जो है वो तो 1 है, ये बेसिकली यही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इधर। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ओ साफ करते करते वही मिटा दिया। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए ना, ये Cn0 को मैंने Cn लिख दिया दोबारा से। अब हम बेसिकली यही एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि सिर्फ फ़र्क ये है कि इस वाली एक्सप्रेशन को देखें, ये वाली एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें सिर्फ एक C1 जो है वो 1 है और ऑल अदर्स 0।
तो जब इसको समेशन को ओपन करेंगे तो C1 1 है, तो ये समेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा C1 एक्सपोनेंशियल माइनस IE1 T ओवर H बार E1 +0 +0 प्लस सारे ज़ीरो आते हैं। तो बेसिकली अब C1 जो है वो 1 है, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया -IE1 T ओवर H बार E1, जो कि ये रिज़ल्ट, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल था कि एक ख़ास आइगन स्टेट में सिस्टम है ये। अब अगर आप कहते हैं कि जी मैं मालूम करना चाहता हूँ कोई ऑब्जर्वेबल A है और उसकी मेजरमेंट मैं करना चाहता हूँ और उसकी उस ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वो है आइगन वैल्यू मुझे मिलेगी जब मैं उसकी मेजरमेंट करूँगा। लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग द आइगन probability of obtaining a j eigenvalue corresponding to the observable A, ठीक है ना। यानी कि आपके पास स्टेट जो है साई ऑफ टी है और आप उस स्टेट के ऊपर मेजरमेंट करते हैं किसी ऑब्जर्वेबल ए की, उससे कॉरस्पॉन्डिंग को ऑपरेटर होगा ए ऑपरेटर, और जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि एक ख़ास आइगन वैल्यू ए जे की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है, उसकी हासिल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वही जो हम पहले क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए जे, तो हमारे पास ओवरलैप लेना पड़ता है ना ए जे स्टेट के साथ साई ऑफ टी का, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा ए जे और साई ऑफ टी जो है हमारी ये ऊपर वाली स्टेट है जो कि टाइम इवॉल्व करके ये बन गई। प्रोबेबिलिटी के लिए एब्सोल्यूट स्क्वायर लेना पड़ता है, ये फेज फैक्टर है जो मैंने इधर लिखा है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फेज फैक्टर जब आप एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे, अब ये नंबर है ना इसको बाहर ले सकते हैं, जब आप बाहर लिखेंगे तो ये बन जाएगा E1 T ओवर H बार एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड, और अंदर जो है आपके पास ए जे E1 एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड। अब ये जो नंबर को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। एक्सपोनेंट में माइनस आई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट में प्लस आई वाली टर्म को साथ, यानी कि एक्सपोनेंट माइनस आई को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई और वही चीज़ तो ये 1 दे देगा आप। तो बेसिकली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ जाएगा। फेस फैक्टर टाइम डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ इस फेस फैक्टर के अंदर थी प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट में, और वो तो ड्रॉप आउट कर गया ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि ग्लोबल फेज जो है वो मैटर नहीं करता, वो ड्रॉप आउट कर जाएगा स्टेट के। ये जो स्टेट थी E1 और उसके साथ जब ये मल्टीप्लाई फैक्टर हो भी रहा है तो मेजरेबल रिजल्ट्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये ग्लोबल फेज है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, वो टाइम इंडिपेंडेंट हो गई है। तो वही प्रोबेबिलिटी है जो पहले इनिशियल स्टेट को अगर आप लें, इसमें जो प्रोबेबिलिटी आप डिटर्मिन करें तो ओवरलैप जब लेंगे तो यही आएगा, और अगर आप टाइम इवॉल्व स्टेट के अंदर लेंगे तब भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रही, जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल टाइम पे वैल्यू थी, वही बाद में भी है। तो इसका मतलब टाइम डिपेंडेंस का इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है इन मेजरेबल क्वांटिटीज़, जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी जिस तरह इस केस में से। इसीलिए इस एनर्जी आइगन स्टेट्स को स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है। स्टेशनरी स्टेट्स भी कई दफ़ा आप किताबों में देखेंगे लिखा होता है। तो स्टेशनरी स्टेट्स की एग्जांपल है ये एनर्जी आइगन स्टेट्स आर स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं जिस तरह प्रोबेबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशन वगैरह हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाती हैं।
तो वो टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रही इन स्टेट्स में, इसलिए इन स्टेट्स को फिर स्टेशनरी स्टेट्स कहा जाता है। तो ये आज के लेक्चर हम इधर रोकते हैं और फिर यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आप अपना ख्याल रखें, और फिर मैं इसको अपलोड कर लूँगा। गौर से पढ़ते रहें, कोई इसमें इश्यूज़ हों, कुछ चीज़ समझ ना आए वो नोट कर लें। अगले हफ्ते जब हम क्लास के सेशन में करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप वो पॉइंट सामने ले आएँ। हो सकता है कि बाकियों के लिए भी यूज़फुल रहे, या कोई और आपको भी है क्वेश्चन तो आप टीम्स में पोस्ट भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना।